हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12 केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी का है। और हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको किस प्रकार से लोहे का शोधन किया जाता है इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करी थी। होना तो ये चाहिए था कि लोहे के शोधन के बाद एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा होता है कॉपर का शोधन, उसके बाद आता है जिंक का शोधन, उसके बाद हमारे आगे के टॉपिक आते हैं। लेकिन कॉपर और जिंक के शोधन में, खासकर कॉपर के शोधन में लास्ट में हम देखते हैं कुछ हमारे पास फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है। वो हम कॉपर के शोधन में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब उसके शोधन की अलग विधियाँ हैं। अगर हम उस टॉपिक को वैसे ही कंटिन्यू करें तो काफ़ी जगह आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि केवल एक शब्द लिख देने से आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस शोधन विधि की बात कर रहे हैं। तो हमने यह सोचा कि पहले आपको शोधन की सारी विधियों को डिटेल में बता देते हैं, फिर एनसीईआरटी में जो हमने लास्ट छोड़ा था आयरन के शोधन के बाद जो आगे का टॉपिक है कॉपर का शोधन, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 6.7। ये थोड़ा आगे दे रखा है एनसीईआरटी में, बस थोड़ी सी ये बात है। शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, तो इसको आज हम करने वाले हैं। तो टॉपिक काफ़ी आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। शोधन का अर्थ क्या है? शोधन का अर्थ है किसी चीज़ को शुद्ध करना, शुद्ध करने का प्रोसेस। और आप जानते हैं इस पूरे चैप्टर में हम शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न चरणों का हमने अध्ययन किया था। आपको ध्यान हो, हम स्टार्टिंग में क्या लेते थे? किसी भी धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खनिज का चयन करते थे। तो पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं उनको 2-3 मिनट के अंदर मैं आपके सामने रख रहा हूँ शॉर्ट में। डिटेल में आप चाहेंगे तो उस टॉपिक में जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा अभी तक हमने जो बात करी है वह हमने बात यह करी है कि अभी तक हमने जो बात करी है वह यह बात करी है कि सबसे पहले हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। हमने लेनी है शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। और इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले हमारे पास होते थे जिन्हें हम मिनरल्स कहते थे, यानी कि खनिज कहते थे। सबसे पहले हम प्रकृति से क्या लेते थे? खनिज लेते थे। इन खनिजों में हम कहते थे कि वैसे खनिजों का चयन करना होता था जिनके द्वारा धातुओं को प्राप्त करना व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी आसान हो जाए। तो खनिजों में ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु को निकालने का खर्चा कम आए उनको हम कहते थे अयस्क। तो खनिजों से हम प्राप्त करते थे अयस्क। अब इन अयस्कों का हम क्या करते थे? शोधन करते थे। तो शोधन के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे? अयस्कों को धोते थे, या हम कहते थे सांद्रित अयस्क प्राप्त करते थे। तो सबसे पहले हम यूज करते थे सांद्रण विधि का। सांद्रण। और सांद्रण में किन किन विधियों को हम इस्तेमाल करते थे? आपको ध्यान हो, हम करते थे द्रवीय धावन विधि, उसके बाद करते थे चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, और इसके अलावा हमारी होती थी निश्चालन यानी कि लीचिंग मेथड। इनका इस्तेमाल करते थे। डिटेल में मैंने आपको टॉपिक्स में बता रखा है। अब सांद्रण के बाद हमें जो भी सांद्रित अयस्क प्राप्त होता था जिससे हम कुछ अशुद्धियों को निकाल लेते थे, फिर हम उनका करते थे निस्तापन तथा भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन आपको ध्यान हो, एक होता था निस्तापन, दूसरा हमारा होता था भर्जन। इन दोनों में क्या अंतर होता था? निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते थे? सांद्रित अयस्क को गर्म करते थे, जिससे उससे हम कह सकते थे जो हमारे कार्बोनेट की जो अशुद्धियां थी वो निकल जाती थी, साथ ही जो नमी होती थी या जल होता था वो अशुद्धि भी निकल जाती थी। जबकि भर्जन में हम क्या करते थे? सल्फर, आर्सेनिक जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते थे या वायु के साथ गर्म करते थे, जिससे आर्सेनिक और सल्फर जैसी अशुद्धियां निकल जाती थी। तो इन दोनों अशुद्धियों को दूर करने के बाद हम क्या करते थे? जो भी हमें धातु प्राप्त होती थी फिर हम उसका कर लेते थे अपचयन। अपचयन। तो इतना प्रोसेस हमने पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत बार क्या होता है, इस अपचयन से भी हमें जो धातु प्राप्त होती है वो इतनी अधिक शुद्ध नहीं होती। इस धातु को 95% से ऊपर 99% तक या 99.99% तक हम शुद्ध प्राप्त करने के लिए जिन विधियों का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं शोधन विधियां। तो मुझे लग रहा है अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर शोधन विधियां क्या होती है। तो अब हम शोधन विधियों को समझते हैं। तो शोधन विधियों में देखें, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी विधि द्वारा निष्कर्षण, किसी भी विधि मतलब हम जितने भी ये
विधियों का इस्तेमाल करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में सामान्य रूप से फिर भी कुछ अशुद्धियां रहती हैं, क्योंकि मैंने कहा ये पूरा 100% शुद्ध नहीं होता अपचयन के बाद जो हमें धातु मिलती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो अशुद्धियां होती है, उच्च शुद्धता की धातु को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि हम शोधन के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करेंगे, लेकिन क्या हम एक ही मेथड यूज नहीं कर सकते? तो हम कहते हैं ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपके पास जो अशुद्ध धातु आपको प्राप्त होगी, उस अशुद्ध धातु में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां होंगी। तो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो कुल मिलाकर के 6 ऐसी हम कह सकते हैं विधियों का उल्लेख किया गया है एनसीईआरटी में, जिसके द्वारा हम इस अपचयन से प्राप्त धातुओं को क्या करेंगे, शोधन करेंगे उनका। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करें तो आती है आस्वन विधि। आस्वन विधि आप समझ सकते हैं कि आस्वन विधि में वेपराइज किया जाएगा। खैर डिटेल में तो चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, बस आगे की स्लाइड्स में करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी विधि हमारी आती है वो है द्राव गलन विधि, यानी कि द्रव को गलित करके तब यदि उसका परिष्करण करा जाए, शोधन किया जाए तो उसे द्रव गलन विधि कहा जाता है। तीसरा अगला हमारा आता है वैद्युत अपघटन विधि। सबसे इंपॉर्टेंट विधि है प्यारे बच्चों, ये जो वैद्युत अपघटन की विधि है ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और इसका कई जगह इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखना। अगली हमारी आती है वैद्युत अपघटन विधि। चौथी विधि की यदि बात करें तो हमारी आती है मंडल परिष्करण विधि। नेक्स्ट की यदि बात करें, अगला हमारा आता है वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी ने जो दे रखी है वह हमारे आती है वर्ण लेखनी, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि। तो मुख्य रूप से हम 6 विधियों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी से बाहर कुछ बुक्स में 2 और विधियों का उल्लेख किया गया है, उन विधियों को भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं हम आगे। अब सबसे पहले हम आस्वन विधि की मेथड बात करेंगे, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड की बात करेंगे। क्या होता है डिस्टिलेशन मेथड? सबसे पहले समझिए, यह विधि वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देखिए हमने 6 विधियों की बात करी, लेकिन साथ में हमने कहा कि धातुओं में जो अशुद्ध धातु हमें मिली है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ, वो अलग अलग प्रकार की होंगी। तो उनके गुणों के गुणधर्मों के आधार पर हमें चयन करना होता है कि हम किस विधि द्वारा अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो शोधन की विधि इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन कौन सी अशुद्धियां उसमें शामिल है और वह धातु अपने आप में क्या है, जो शुद्ध धातु है उसके गुणधर्म क्या है, इस आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले जो आस्वन विधि है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं, इस विधि का उपयोग केवल उन धातुओं के लिए किया जाएगा जो कि वाष्पशील धातुएं होती हैं। और आप समझ सकते हैं यदि वाष्पशील धातुएं होंगी तो वाष्पशील धातुओं में हम कौन कौन से, पहले तो इसमें क्या है वाष्पशील धातुओं, और वाष्पशील धातु में कौन कौन सी हमारी, जैसे एग्जांपल जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन धातुओं का हम क्या करते हैं, शोधन के लिए आस्वन विधि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट बात समझते हैं इसकी कि इस विधि में क्या करा जाता है, क्योंकि यह हमारी क्या है, एक वाष्पन विधि है। तो वाष्पन विधि का अर्थ है कि हम क्या करेंगे कि जो अशुद्ध धातु होगी, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, उसे एक बर्तन में ले लेंगे और उसे बर्तन में लेकर के हम गर्म करना शुरू करेंगे। जब उसको गर्म करते हैं तो हमारी शुद्ध धातु, क्योंकि वो वाष्पशील धातु है, उसका एक गुण है कि वो जल्दी वाष्पित हो जाती है, वह धातु क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। और वाष्पित होकर के हम क्या कर लेंगे, उसे अलग निकालेंगे, यानी कि जो वेपर की फॉर्म में निकलेगी, हम कह सकते हैं गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी, उसे अलग ले लेंगे। जबकि अशुद्धियां क्या होगी, जिस बर्तन में हम गर्म कर रहे हैं उसमें अशुद्धियां शेष रह जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में लेकर गर्म किया जाता है, जिससे धातु वाष्पित होने लगती है, तथा परंतु उसमें उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां बर्तन में ही रह जाती हैं, वो वाष्पित नहीं हो रही है, शुद्ध धातु वाष्पित हो रही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, काफी आसान है कि वाष्पित धातु को संघनित करके, पहले वाष्पित धातु को एक बर्तन में इकट्ठा कीजिए, फिर उसे ठंडा कीजिए, संघनन की प्रोसेस अपनाइए, और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, जब वो द्रवित हो जाएगी तो आपके पास शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है सबसे पहली जो विधि है यह है आस्वन विधि। आप चाहें तो इसका आसानी से डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है, हमने इस तरीके से एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने इस तरीके से धातु डाल दी, ये हमारी क्या आ गई, धातु। हम कहते हैं ये क्या है, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से फ्लेम लगा करके गर्म कर दिया। ये हमारी क्या होती है, लिख भी लेते हैं इसे, ये हमारी है अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु
जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाती है, वेपराइजेशन हो जाता है। इस वेपराइजेशन को हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से एक बर्तन में हमने इकट्ठा कर लिया, बर्तन को बंद कर दिया। इस बर्तन में ये चीज़ इकट्ठी हो जाएगी और इसे क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, और यही हमारी क्या कहलाएगा, संघनन का प्रोसेस कहलाएगा। और इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु। तो इस प्रक्रिया का हम क्या करेंगे, आसवन विधि में उपयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इस विधि का उपयोग केवल और केवल तभी किया जाएगा आप जिस धातु को प्राप्त करना चाहते हैं वह वाष्पशील होनी चाहिए। यही यहां पर मुख्य गुण है। वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए ही इस विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। अगली जो हमारे पास विधि आती है उसे कहते हैं द्राव गलन विधि। द्राव गलन आप समझ सकते हो, यानी कि इस विधि में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अशुद्ध धातु है उसको गर्म करके क्या करेंगे, गला देंगे, यानी कि उसको द्रवित कर देंगे। तो यह विधि है। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आती है, इस विधि द्वारा सरलता से द्रवित होने वाले धातुओं का शोधन करते हैं, यानी कि जो द्रव आसानी से क्या हो जाएं, द्रवित हो जाएं, यानी कि निश्चित रूप से उनका जो गलनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और किन धातुओं का शोधन करते हैं, इसमें आता है पीबी यानी कि लेड, एसएन, बीआई बिस्मथ, मरकरी। इन धातुओं को हम क्या करते हैं, शोधन के लिए द्राव गलन विधि का उपयोग करते हैं। अब सीधी बात है, इस विधि में क्या हो रहा है, गल रही है ना धातुएं, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसा बर्तन ले लेते हैं जो थोड़ा सा टेढ़ा हो। इस तरीके से एक टेढ़ा बर्तन ले लिया, मान लेते हैं ऐसे हमने इसको बना दिया इस तरीके से। अरे यहां पर हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारे पास धातु है उस धातु को यहां पर डाल देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, यहां पर धातु को डाल दिया। ये हमारी अशुद्ध धातु को हमने यहां पर रख दिया, ये हमने रख दिया। ये क्या है, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। और ये हमारा जो बर्तन है ये हम लिख सकते हैं कि एक टेढ़ी पैंदी का बर्तन, यानी कि टेढ़ी पैंदी वाला बर्तन। ये बर्तन ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको गर्म करना है। तो क्या कर देते हैं, साथ में इसको गर्म कर देते, तो यहां पर हम फ्लेम लगाते हैं और इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जब गर्म करेंगे तो यहां से जो शुद्ध धातु होगी, क्योंकि वह आसानी से गल रही है, द्रवित अवस्था में प्राप्त हो रही है, तो वो गल जाएगी। और जब गलेगी तो द्रव के रूप में, क्योंकि बर्तन की टेढ़ी क्या है, टेढ़ी है, बर्तन क्या है, टेढ़ा रखा हुआ है, या उसकी पेदी टेढ़ी है, तो यहां से वो द्रवित होकर के बाहर नीचे की ओर निकल जाएगी। तो इसको कैसे बना लेंगे, हमने कहा इसके लिए हम यहां से यह शुद्ध धातु इस तरीके से गल करके एक बर्तन में इकट्ठी कर लेंगे। तो ये यहां पर इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या मिल गई हमारे को, ये मिल गई शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। तो बच्चों ये तो विधि बहुत आसान है कि आपने कोई ऐसा धातु जिसका हम कह सकते हैं गलनांक कम हो, जो आसानी से द्रवित हो जाए, उसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अशुद्ध धातु को लीजिए, एक टेढ़ी पैंदी वाले बर्तन में रखिए, नीचे से उसे गर्म कर दीजिए। ये अशुद्ध धातु में से जो शुद्ध धातु होगी वो पिघल जाएगी, जबकि अशुद्धियां क्या रह जाएगी, इसी में शेष रह जाएगी। शुद्ध धातु पिघल करके द्रव के रूप में आगे बढ़ेगी, क्योंकि बर्तन की पैंदी क्या है, टेढ़ी है, और यहाँ पर इसको शुद्ध क्या करेंगे, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेंगे, जबकि अशुद्धियां इसी के भीतर क्या हो जाएगी, यहाँ पर शेष रह जाएगी। तो यह जो विधि होती है इसी को हम क्या कह देते हैं, द्राव गलन विधि। इंग्लिश में से कहा जाता है लिक्विफिकेशन मेथड। तो मुझे लग रहा है काफ़ी आसान है। आगे की थ्योरीज इसमें देखें तो बिल्कुल जो मैंने बताया वही आपके सामने है कि इस विधि में अशुद्ध धातु को किसी तिरछे बर्तन वाली भट्टी में रख करके गर्म किया जाता है, और गर्म करने से आप समझ सकते हैं क्या होगा। ऐसा करने से शुद्ध धातु द्रवित होकर के नीचे बहने लगेगी, जिससे बर्तन में, जिसे एक अलग बर्तन में इकट्ठे कर लेंगे, जबकि अगर गलनीय अशुद्धियां यानी कि जो गली नहीं है वो इसी बर्तन में क्या होगी, शेष रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है ये आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी आसान मेथड है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधि का इस्तेमाल करना है। स्क्रीनशॉट लेने चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, अगली है विद्युत अपघटनी विधि। प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी सारे धातुओं के शुद्ध शोधन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि आप समझते हैं
कि इसमें क्या किया जाता है, एक सेल लिया जाता है जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, बीच में हम क्या रख देते हैं, एक विलयन भर दिया जाता है जिसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। फिर विद्युत अपघटन की विधि जब चालू होती है तो क्या होता है, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये मोटी मोटी आइडिया है, अभी हम इसको डायग्राम की हेल्प से पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं विद्युत अपघटनी विधि की क्या है। अधिकांश धातुओं के शोधन में इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि कॉपर, हम कहते हैं सोना, उसके बाद हमारा आ गया सिल्वर, इन धातुओं के शोधन में हम क्या करते हैं, मुख्यतः विद्युत अपघटनी विधि का ही उपयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जैसे हम कॉपर के शोधन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कॉपर के शोधन की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कॉपर की मोटी छड़ को हमने एक सेल बना लेते हैं। यहां पर ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, एक सेल बना लिया इस तरीके से। अब इसमें हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो अशोधित है उसे यहां पर रख लेते हैं, और ये मोटा होता है। यह हमारा क्या होता है, एक ये हो गया एनोड, और इसकी क्या बात होती है, अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु का बना होता है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। और उसी चीज की जो शुद्ध धातु होती है उसका हम बना लेंगे कैथोड, यहां पर बना लेंगे कैथोड। ये हमारा होता है कैथोड, और ये क्या होता है, शुद्ध धातु का। अब आप एक बात और देख रहे होंगे, ये क्या है, मोटा, ये क्या है, पतला। सपोज हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो अशुद्ध कॉपर का, यानी कि हमें कॉपर के जो हम धातु कर्म विधियों का उपयोग करेंगे, अपचयन के बाद जो हमें कॉपर मिलेगा वह अशुद्ध कॉपर होगा, पूरा हम कह सकते हैं 99% वो शुद्ध नहीं होगा। तो ऐसी अशुद्धियों के साथ जो कॉपर है उससे हम बना लेते हैं क्या, एक एनोड जो कि मोटा सा होता है, और दूसरी तरफ शुद्ध कॉपर की हम एक पतली सी रॉड इस्तेमाल कर लेते हैं और उसे हम कह देते हैं कैथोड। अब हम इसके बीच में एक विलयन भर देते हैं जो कि हमारा कॉपर सल्फेट का होता है। तो इसके लिए विलयन भी बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक विलयन बना लिया, इस तरीके से एक विलयन बना लिया। ये विलयन किसका होता है, हमने कहा CuSO4, कॉपर सल्फेट का ये विलयन होता है, जिसे हम विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। अब क्या होता है, इस प्रोसेस को समझिएगा। इसमें होता क्या है कि इस एनोड से, एनोड में क्या है, कॉपर भी है और साथ में उसके साथ अशुद्धियां भी। तो यहां से कॉपर निकल करके इस विलयन में आना शुरू होता है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक कॉपर में और दूसरा सल्फेट आयन में। इन 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो अब क्या होगा, यहां से कॉपर जो हमारा होगा ये अशुद्ध रॉड से निकल करके इस आयन के साथ, सल्फेट आयन के साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट ही बना लेता है। फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हमने कहा, चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैंने कहा अशुद्ध धातु की आपने एक रॉड बना दी मोटी, जिसे हमने एनोड कहा। शुद्ध धातु की एक पतली रॉड बनाई जिसे हम कैथोड कह रहे हैं, और जो विलयन ले लिया कॉपर के संदर्भ में वो हमने कॉपर सल्फेट का ले लिया। अब पहले इसके प्रोसेस को आगे समझ लीजिए। देखिए, यही बात जो मैंने आपको बोली वहीं पर लिखी हुई है। कॉपर सल्फेट विलयन में वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है तथा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर एनोड से विलयन में, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध कॉपर एनोड से विलयन में, एनोड कौन सा है, ये वाला। तो यहां से क्या चीज आ रही है, हमारी कॉपर आ रहा है, ये शुद्ध कॉपर है। और ये कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग यहीं पर कर देता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा और यहां पर हमारे धन आयन के रूप में किसमें आ गया, विलयन में आ गया। तो और इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप चाहें तो इसको एक बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से एक बैटरी में हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, सर्किट को पूरा कर दिया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर से एनोड विलयन में तथा विलयन से कैथोड पर चढ़ने लगता है। और ये जो कॉपर होगा, यही कॉपर, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लें इसका, यही जो हमारा कॉपर होता है ये यहां से इसके अंदर जाने लगता है। और जब इसके अंदर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये आयन के रूप में है। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां पर इसे परत चढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसी प्रोसेस को यहां समझाया गया है कि
वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर एनोड से विलयन में, यानी कि एनोड से विलयन में आ रहा है तथा विलयन से कैथोड पर चढ़ने लगता है, जिससे एनोड पतला तथा कैथोड मोटा होने लगता है। यानी कि ये धीरे धीरे पतला हो रहा है और ये धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आ रही होगी। जो इसमें रिएक्शंस होती है वही मैं आपको बता रहा हूं। रिएक्शन क्या क्या होती है? अशुद्धियां जो कि कम क्रियाशील होती है। देखिए एनोड में कॉपर भी है लेकिन अशुद्ध रूप में, क्योंकि उसके साथ अशुद्धियां हैं। तो अशुद्धियां क्या होती है, कम क्रियाशील होती हैं। तो वह क्या करती है कि कम क्रियाशील धातुओं के रूप में उपस्थित होती है। कौन कौन सी अशुद्धियां, जैसे प्लैटिनम या सिल्वर, इस प्रकार की अशुद्धि। तो एनोड पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती, इसलिए ये एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है। यानी कि क्या करती हैं ये, ध्यान देना, यहां पर ये इकट्ठी हो जाएंगी। ये एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में, ये क्या है, अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में। अशुद्धियां हैं, हम लिख सकते हैं अशुद्धियां पंख के रूप में, पंख मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, उसी के नीचे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये अशुद्धियां होगी। अशुद्ध कॉपर यहां से विलयन में और विलयन से कैथोड पर चढ़ जाता है। रिएक्शंस क्या होगी ये देख लीजिए आप। इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर तथा सल्फेट आयन इन दोनों में टूट जाएगा। कहां से, ये क्या चीज है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी आप ध्यान रखना। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो हमारा हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य है कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर आयन तथा सल्फेट आयन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये वाला सल्फेट आयन जो एनोड से हमने कहा था कॉपर निकलेगा, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और अपने आप कहां आ जा रहा है, विलयन में आ रहा है। तो विलयन में आता है तो वो सल्फेट आयन के साथ क्रिया करता है, इस वाले आयन के साथ। तो अगले स्टेप पे हम यही चीज देखेंगे। ये एनोड पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट बना रहा है। फिर दोबारा से क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन अलग निकल जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, और ये शुद्ध कॉपर कहां पर इकट्ठा हो रहा है, ये कैथोड पर इकट्ठा हो रहा है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बात आपको समझा रहा हूं, इस प्रोसेस में पीछे वाले पेज में समझिए। ये जो मैंने बताया, कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन और 2 सल्फर के आयन, ये वाला सल्फर आयन इस वाले कॉपर के साथ करके कॉपर सल्फेट बना रहा है, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। कॉपर सल्फेट आयन से कॉपर सल्फेट आयन, और हम कह सकते हैं कॉपर और सल्फेट मिलकर के फिर से कॉपर सल्फेट आयन को बनाते रहते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। बस इस प्रोसेस में जो जो कॉपर हमारे आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर यहाँ रह गया, और सल्फेट आयन यहाँ पर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उन सल्फेट आयन को फिर नए कॉपर आकर के क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, कॉपर आयन जाकर के कैथोड पर संचित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो मेथड है इसको हम नाम दे देते हैं विद्युत अपघटनी विधि। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोसेस का कई जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आपको समझना है। मूल बातें फिर बता रहा हूं। अशुद्ध चीज की एक मोटी रॉड लेंगे जिसे हम एनोड कहेंगे, उसमें धातु अशुद्ध अवस्था में होगा, यानी कि उसके साथ अशुद्धियां भी होगी। जबकि उसी पदार्थ की जो शुद्ध अवस्था की हम एक पतली रॉड लेते हैं, उसे हम क्या देते हैं, कैथोड। इन दोनों को सर्किट पूरा करने के लिए हमारी क्या है, बैटरी। यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या है, बैटरी है। ये इसका धन सिरा है, ये इसका ऋण सिरा है। बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो वैद्युत अपघट्य है उसका अपघटन होगा, जिससे यहाँ से शुद्ध धातु क्या होगी, निकलनी शुरू होगी कैथोड से, और वो पहले विलयन में आएगी और विलयन से कैथोड पर आकर के जमा होती रहती है। लास्ट में आप देखोगे कि ये रॉड एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि यहाँ से शुद्ध कॉपर निकल गया, अशुद्धियां पंख के रूप में नीचे इकट्ठी हो गई, तो ये एकदम पतली बन जाती है, और ये वाली कैथोड इसके ऊपर परत चढ़ती रहती है शुद्ध पदार्थ की, और ये क्या हो जाती है, अंत में मोटी हो जाती है। तो यही विधि हमारी क्या है, वैद्युत अपघटनी विधि। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज, ये हमने आपको समझाया है। ये हमारे 2 इसमें प्रोसेस हैं, जिसमें साफ आप देख रहे होंगे कि कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से ग्रहण करके शुद्ध कॉपर के रूप में वहां संचित होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इस रिएक्शंस को समझना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहां पर समझी मुख्य रूप से 3 विधियों को समझा। पहली विधि जो हमारी थी आसवन विधि,
दूसरी विधि थी हमारी द्राव गलन विधि, और तीसरी इंपॉर्टेंट विधि थी जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी शोधन की ये जो तीनों विधियां हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सबके की पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। आसवन विधि का वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर शुद्ध धातु आसानी से वाष्पित हो जाए। द्राव गलन विधि का वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां शुद्ध धातु आसानी से द्रवित हो जाए, और इस विधि का काफ़ी ज़्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन तीनों को अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट जितनी भी विधियां हैं उनको हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।